Assalamu alaikum class 7 students, this is Madiha Zaman. This is your lecture number 72 and the subject is computer. Today we will continue our lecture from page number 21 और आज का हमारा टॉपिक है शीट रेफरेंस। शीट रेफरेंस बेसिकली क्या होता है? शीट रेफरेंस हेल्प्स इन द कंसोलिडेशन ऑफ डाटा और वर्कशीट। डाटा या वर्कशीट की कंसोलिडेशन में शीट रेफरेंस हेल्प करता है। कंसोलिडेशन बेसिकली हम कहते हैं कि ज़्यादा चीज़ों को या ज़्यादा तादाद में चीज़ों को जब हम कंबाइन कर देते हैं, एक कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। इट कैन कंबाइन द डाटा ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स, जैसे कि ये आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ज़्यादा जो वर्कशीट्स हैं उनके डाटा को ये कंबाइन कर देता है। यूजिंग द शीट रेफरेंस डाटा ऑफ वेरियस रेंजेस कैन बी कंबाइंड इन आइदर द सेम शीट और डिफरेंट शीट, या तो सेम शीट के अंदर या इवन डिफरेंट शीट्स के अंदर भी जो वेरियस रेंज का डाटा है, यानी कि अगर ज़्यादा रेंज का हमारे पास डाटा है तो उसको भी हम कंसोलिडेट यानी कि कंबाइन कर सकते हैं। अब हम आगे एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि हम किस तरह डाटा को जो है वो शीट रेफरेंस की मदद से कंसोलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास स्टेप 1 में लिखा हुआ है एंटर एनी डाटा ऑन 2 शीट्स ऑफ अ वर्कबुक। वर्कबुक और शीट की एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास एक मैथ्स की कॉपी है तो वो पूरी कॉपी हमारे पास एक वर्कबुक होती है और उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट पेजेस लगे होते हैं वो हमारी शीट्स होती हैं। अब अगर हमने MS एक्सेल की 2 डिफरेंट शीट्स के ऊपर डाटा लिखा है, एक हमने टेबल बनाया है, जैसे ये ई कॉलम तक मेरे पास 2018 का रिकॉर्ड है स्कूल एडमिन का, ठीक है। ये मैंने एक शीट पे लिखा है, देखें इधर लिखा हुआ है वर्कशीट 1। इसी तरह मैंने वर्कशीट 2 पे एक और टेबल लिया है जो कि 2019 का है। अब सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है, ग्रुप द डाटा टुगेदर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेप 3 में हम देखते हैं ऐड शीट 3 एंड एड द कॉलम हेडिंग्स फ्रॉम शीट 1। अब हमने इन 2 शीट्स का डाटा जो है वो एक सिंगल उसमें करना है कंसोलिडेट, तो उसके लिए हम एक थर्ड शीट जो है वो एंटर करवाएंगे उसके अंदर। जैसे यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन ऐड करवाएंगे तो एक शीट 3 हमारे पास आ जाएगी। शीट 3 में हमने इसी तरह का एक टेबल डिज़ाइन करना है जिसमें हमने 2018 to 19 दोनों लिख देना है, क्योंकि हमने 18 और 19 दोनों का रिकॉर्ड जो है एंटर कराना है। सेम इसी तरह ये हेडिंग्स लिख के इसी तरह मंथ्स की हेडिंग्स हमने लिख देनी है। शीट 3 क्रिएट करने के बाद हमने ऊपर डाटा टूल्स ग्रुप में हमारे पास एक डाटा टैब दिया होता है। डाटा टैब में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंसोलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा। हमने कंसोलिडेट करना है, इसलिए हम जब इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कंसोलिडेट का जो है वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हम सम का फंक्शन लेंगे, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड को ऐड करवाना है। सम का फंक्शन अगर नहीं सिलेक्ट हुआ तो हम खुद सेलेक्ट करेंगे, अगर तो पहले से सिलेक्ट हुआ है तो वेल एंड गुड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। हमने सम के ऑटो फंक्शन में हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि जब भी हमने सम का फंक्शन कराना होता है हमने लाजमी पहले वो सेल सेलेक्ट करना होता है जहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो रखवानी होती है। तो अब हम जो है वो क्लिक ऑन द रेफरेंस सेल, यानी कि जितने सेल्स का हमने वो करवाना है, कंसोलिडेट कराना है, ऐड करवाना है, उनको हम जो है सेल रेंज देंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द शीट 1 पे जाएंगे और हमने सेल की रेंज सेलेक्ट की B3 to E9। B3 यानी कि पहले कॉलम की थर्ड रो, यानी कि जिसमें फिगर्स दिए हुए हैं उसमें से पहले कॉलम की थर्ड रो, और लास्ट पे क्या है E9 यानी कि लास्ट वाले कॉलम की लास्ट वाली रो, यानी कि हम थ्रू आउट द डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया। अगले पेज पे देखें जी, स्टेप 7 में क्या हो रहा है, ऐड का जो है बटन, उसको क्लिक करेंगे। द सेल रेफरेंस विल बी एडेड इन द रेफरेंस टेक्स्ट बॉक्स। ये ऑल रेफरेंसेस आ रहा है, ठीक है। हमने शीट 1 का जो है वो रेफरेंस कॉपी किया था, शीट 1 के रेफरेंस में ये आने लग गया है हमारे पास। उसके बाद हमने सेम स्टेप रिपीट करना है शीट नंबर 2 के लिए। होम टैब में से जो है कंसोलिडेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कंसोलिडेशन बॉक्स खुल जाएगा, सम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और शीट 2 में से भी जो हमारा डाटा बनता है B3 से लेके E9 तक उसको सिलेक्ट करेंगे और सेम ये स्टेप जो है वो हम रिपीट करेंगे। स्टेप 9 पे आके हम क्या करेंगे, शीट नंबर 3 को खोलेंगे नीचे से, जिस पे हमने कंसोलिडेटेड डाटा यानी कि इकट्ठा किया हुआ डाटा रखवाना है। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम में हमें शो हो रहा है कि कंसोलिडेट का डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, सम का फंक्शन लगा हुआ है और देखें ऑल रेफरेंसेस में तीनों शीट्स का रेफरेंस जो है वो ऐड हो गया है। इधर से हम ओके के बटन को क्लिक करेंगे तो लास्ट हमारे स्टेप में क्या होगा, क्लिक द ओके बटन टू कंसोलिडेट द डाटा। शीट 3 विल नाउ लुक लाइक द फॉलोइंग शीट। जो शीट 3 थी वो अब इस तरह की दिखाई देगी। इसमें आप देखें नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं जो 2018 के रिकॉर्ड में थे और 2019 के रिकॉर्ड में थे वो प्लस होके शो हो रहे हैं। इसी तरह सारा जो टेबल है उसमें सारी
एंट्रीज जो है वो प्लस होके यानी कि सम के फंक्शन के बाद हमें शो हो रही हैं। इससे हमें जो है वो क्या पता लगा कि 2018 का डाटा अलग था, 2019 का डाटा अलग था, और हमने उसे शीट 3 में 18 19 दोनों को कंसोलिडेट करा के इकट्ठा सम करवा के हमने इसमें रखवा दिया। तो ये था हमारा शीट रेफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है एरर रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम कोई फंक्शन या कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट के तौर पे हमें एक्सेल जो है वो कुछ एरर्स दिखा देता है। ठीक है, वो एरर्स किस वजह से होते हैं और क्या एरर्स होते हैं ये हम इस टेबल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है #वैल्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरह का एरर आपके सेल में लिखा आ सकता है और ये किस वजह से होता है? अकर्स व्हेन द फॉर्मूला कंटेन्स इनवैलिड डाटा, जबकि फॉर्मूला में डाटा इनवैलिड हो। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा डाटा लिख दिया है या ऐसे नंबर्स लिख दिए जो कि उस सेल में थे ही नहीं, तो क्या इनवैलिड डाटा से हमें क्या एरर आएगा? #वैल्यू का। उसके बाद आ रहा है डिवीजन डिवाइडेड बाय ज़ीरो। ये #/0 का कब आएगा एरर? जब हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने के लिए दे देंगे एक्सेल को। उसके बाद है #name ? ये कब आएगा हमारे पास? अकर्स व्हेन अ फॉर्मूला इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेल। #name का एरर कब आएगा? जब एक फार्मूला जो है जब एक्सेल जो है वो एक फार्मूला रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा, हमने कोई गलत फार्मूला लिख दिया या कुछ मिस्टेक कर दिया। उसके बाद हैश जो लिखे आएंगे ये किस वजह से आएंगे? अकर्स व्हेन अ कॉलम इज़ नॉट वाइड एनफ टू अकोमोडेट द वैल्यू, कि कॉलम का साइज़ छोटा है और मेरा डाटा जो है वो लंबा है। फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास 11-12 डिजिट्स का डाटा है, तो अगर मैंने कॉलम की जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ नहीं किया और इतने में ही लिखा हुआ है तो वो मेरे पास हैश के फॉर्म में शो होगा। चैप्टर में रीडिंग के लिए जो जो टॉपिक्स है वो हमारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव की तरफ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें नंबर 1 है द सेल रेफरेंसेस कंटेनिंग वैल्यूज़ टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन प्रेजेंटेड टू द फंक्शन कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसमें हम आर्ग्यूमेंट फिल करेंगे। सेल रेफरेंसेस जो वैल्यूज़ कंटेन करते हैं जो फंक्शन में यूज़ होनी होती हैं उनको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेल डिस्प्लेज द एरर वैल्यू व्हेन अ फॉर्मूला इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड। अभी हमने पढ़ा है जबकि फॉर्मूला एक्सेल में रिकग्नाइज नहीं होता तो उसमें एरर आता है #name ? का। नंबर 3 है दैट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म। ऑपरेटर्स इसमें फिल होगा क्योंकि ऑपरेटर्स जो हैं वो ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद है द डैश फीचर इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन वी वांट टू ऐड नंबर इन कॉन्टीन्यूस रोज़ और कॉलम क्विकली। कॉन्टीन्यूस रोज़ और कॉलम्स यानी कि जो एक साथ नंबर्स पड़े होते हैं, जब हमने उनको क्विकली ऐड कराना होता है तो हम ऑटो सम का फंक्शन यूज़ करते हैं। ऑटो सम इधर फिल करेंगे। लास्ट हमारे पास है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज इन अ रेंज ऑफ सेल्स। एक रेंज ऑफ सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो है वो जब हमने काउंट करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? काउंट का फंक्शन होता है, COUNT। इसमें काउंट फिल करेंगे। थोड़े से MCQs है नीचे। पहला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एरर दैट अकर्स व्हेन अ फॉर्मूला कंटेन्स इनवैलिड डाटा। ये भी हमने एरर वाले टॉपिक में पढ़ा है। #वैल्यू! जब हम इनवैलिड डाटा एंटर कर देते हैं तो ये वाला एरर हमारे पास आता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ स्पेसिफाइंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन। जो है सेल के रेफरेंस में जब हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं तो उसका करेक्ट वे क्या है लिखने का? हमेशा पहले #= आता है, सम आता है और इस वाली सिंपल वाली ब्रैकेट्स में जो है वो लिखा जाता है और दरमियान में सेमीकोलन आता है। तो ये हमारा करेक्ट है C ऑप्शन। इसके बाद नंबर 3 है विच ऑफ दीज इज करेक्ट वे टू कंकैटिनेट 2 टेक्स्ट वैल्यूज़ कंटेनिंग इन सेल B1 A1 एंड B1 इन एक्सेल। अब कंकैटिनेट का हमने पढ़ा था कि कंकैटिनेट का सिंबल जो है वो एंड होता है और ये 2 टेक्स्ट वैल्यूज़ को आपस में जोड़ के लिखने के लिए होता है। तो हमेशा फॉर्मूला =2 से शुरू होता है। A1 की वैल्यू है, एंड लगाएंगे और B1 लगाएंगे। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है A। लास्ट वाला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कंसोलिडेशन ऑफ डाटा। अभी हमने लास्ट टॉपिक अपना पढ़ा है कंसोलिडेशन के बारे में कि कंसोलिडेट डाटा को करने के लिए क्या चीज़ काम आती है। तो ये हमारा B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे शीट रेफरेंस। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के लास्ट पेज पे क्वेश्चन है जिसमें एक टेबल बना हुआ है ऊपर और हमने इसकी एंट्रीज को देख के नीचे फॉर्मूलाज बताने हैं कि किस काम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन कराची में जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड है उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? टोटल करने के लिए = सम लगेगा, C3 आएगा और कॉलन लिख के हम C7 लिखेंगे यानी कि कराची वाली सारी एंट्रीज। इसका आंसर होगा = सम C3 : C7।
उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर बुक सोल्ड इन द 4 सिटीज़। वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर की बुक जो है वो नंबर 5 पे दी गई है, 5 रो पे दी गई है, और हमने मैक्सिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे इधर लगा हुआ है, इज इक्वल टू मैक्सिमम C5 से लेके F5 तक, C5 से लेके F5 तक। उसके बाद हमने एवरेज फाइंड करना है न्यू कंप्यूटर्स बुक का। न्यू कंप्यूटर बुक जो है वो नंबर 4 में दी गई है। एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे C4:F4, यानी कि C4 से लेके F4 तक। उसके बाद हमारे पास मिनिमम का फॉर्मूला है, मिनिमम सेल ऑफ बुक्स इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मिनिमम सेल ऑफ बुक्स, मिनिमम लिखेंगे इज इक्वल टू मिनिमम, और इस्लामाबाद ये है हमारे पास, तो हम E3 से लेके E7 तक जो है वो मिनिमम फाइंड करेंगे। लास्ट हमारे पास है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट। अगर हम काउंट का फॉर्मूला लगाएं और C3 यानी कि C3 पहला सेल है और E7 जो है वो लास्ट सेल है, पहले सेल से लेकर लास्ट सेल तक कितनी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो इसका आंसर है 20। हमारे पास ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 20 बनती हैं। उसके बाद आपके नोट्स में आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमने बताना है कि सेल B2, B3, B4 और B5 को हमने सम करना है, और फिर उसके बाद हमने C7 के सेल से उसको डिवाइड करा देना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, सबसे पहले फॉर्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, B2 से लेके B5 तक है तो B2:B5 लिखेंगे, और हमने डिवाइड कराना है C7 से, तो डिवाइड का साइन ये होता है, ये स्लैश लगा के C7 लिख देंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इस सारी ऑब्जेक्टिव कोर क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।